हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 5 दिसंबर 2025 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2026 या 2027 के लिए आप जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मेंस के लिए अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर 2026 के लिए भी और 2027 के लिए भी, दोनों के लिए प्रोग्राम्स हैं। आप जिसमें भी चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो ये व्हाट्सएप का नंबर है। इसको एनरोल करने के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। अगर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ में आप एनरोल करना चाहें तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, ओनली एट 599 रुपीज़ में। तो आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और सी सेट लाइव क्लासेस में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, ओनली एट 1299। और अगर आप 49 रुपीज़ का ट्रायल देके चाहते हैं तो आप इसमें जो डेमो है वो भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके लिए ये यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड दिया गया है, इसके थ्रू आप 49 रुपीज़ पे कर सकते हैं। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, उसके बाद आप ट्रायल क्लासेस ले पाएंगे। और ट्रायल क्लासेस के बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके फुल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत दौरे पर हैं। 2 दिन की भारत की यात्रा है इनकी और कल शाम ये भारत पहुंच चुके हैं। ठीक है। इनका वेलकम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद एयरपोर्ट में थे और आज इनके बीच में कुछ वार्ताएं होंगी। तो फिर उसमें देखते हैं कि क्या निकल के आता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीच के पेजेस में कोई खास न्यूज़ नहीं है, सीधे हम लोग एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे और वहाँ पर हमें 2 आर्टिकल्स जो हैं वो देखने हैं। ठीक है। एक आर्टिकल ये है कि वाई रेलवे वांट्स टू एक्सपेंड इट्स हाई डेंसिटी नेटवर्क। ठीक है। बेसिकली इकोनॉमी जीएस पेपर 3 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक होता है वहाँ पर आप इस आर्टिकल को ले सकते हैं। ठीक है। कि रेलवे जो है वो क्यों अपना जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता है। ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर सेंटर ने अप्रूवल दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स ऑन द 32 किलोमीटर बादलापुर करजाट सेक्शन इन महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र में ये जो रेलवे का एक सेक्शन है दैट इज बदलापुर करजाट सेक्शन, उसके 32 किलोमीटर में थर्ड और फोर्थ लाइन बनाने को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है। अब ये जो कदम उठाया गया है ये इंडियन रेलवे का एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है। और वो क्या है कि जो 7 हाई डेंसिटी नेटवर्क्स हैं उनको डीकंजेस्ट करना, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कंजेशन हो गया है, तो उसको कम करना है। ठीक है। और ये जो 7 हाई डेंसिटी नेटवर्क्स हैं ये पूरे के पूरे हमारा जो रेलवे नेटवर्क है देश का उसका लगभग 16% के आसपास जो है वो इसमें मतलब इसमें कवर होता है। लेकिन ये टोटल ट्रैफिक का 41% जो है वो हैंडल करते हैं। ठीक है। अब ये जो बदलापुर करजाट सेक्शन है ये मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है 1238 किलोमीटर का, उसमें लाई करता है। और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सेचुरेटेड रेल कॉरिडोर्स है। ठीक है। रेल कॉरिडोर, सेचुरेटेड रेल कॉरिडोर का मतलब क्या है कि उसमें जो ऑपरेशंस हैं वो अपने कैपेसिटी के बिल्कुल मतलब उतने या फिर उससे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। जितनी कैपेसिटी है। अब ये जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है मुंबई से चेन्नई के बीच का, ये मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है वाया पुणे, सोलापुर, गुंतकाल एंड अराकोन्नम। ठीक है। अब ऑपरेटिंग बियॉन्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो एच क्या होते हैं। एच आर पैसेंजर फ्राइट कॉरिडोर्स। ठीक है। पैसेंजर फ्राइट मतलब जहाँ पर पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं। पैसेंजर ट्रेन्स मतलब जिनमें आदमी ट्रैवल करता है। ठीक है। वो जो कैटेगरी ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं जो हल्के हल्के चलती हैं वो वाली नहीं बात हो रही है। पैसेंजर फ्राइट ट्रेन्स या पैसेंजर फ्राइट कॉरिडोर्स का मतलब जिनमें पैसेंजर वाली ट्रेन चलती है। 2 तरीके की ट्रेन होती है ना, एक गुड्स ट्रेन है ना, एक गुड्स ट्रेन होती है मतलब जो मालगाड़ी जिसको हम कहते हैं वो नहीं, जहाँ पर पैसेंजर वाली ट्रेन चलती हैं वो। ठीक है। और एच वो हैं मतलब हाई डेंसिटी नेटवर्क वो हैं कि जिसमें
ऐसे कॉरिडोर्स जहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं और जो अपनी बियॉन्ड देयर कैपेसिटी से ज़्यादा, जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो रन कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिलेज हो रहा है और कंजेशन हो रहा है। मतलब जैसे आप ये मानिए कि किसी भी सेक्शन में एक दिन की कैपेसिटी है कि वहाँ से 20 ट्रेनें चल सकती हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर 25 या 30 ट्रेनें चल रही हैं तो दैट मीन्स कि वहाँ पर कंजेशन ज़्यादा है, वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑपरेट कर रहा है वो सेक्शन, ठीक है। अब रेलवे का जो टोटल रूट नेटवर्क है लगभग 70,000 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं, उसमें से एच जो है वो 11,000 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 15.97 ऑफ द नेटवर्क, और ये 237 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। अब रेलवे जो है वो किसी भी सेक्शन की कैपेसिटी को कैसे डिटरमाइन करता है? बेस्ड ऑन ट्रेन स्पीड, ट्रेन की स्पीड के आधार पर, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रैक्स के आधार पर, सिग्नलिंग के आधार पर, और बाकी जो और ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जैसे ट्रेन स्टॉप्स वगैरह, इन सब के आधार पर, इन सब के बेस पर जो है वो रेलवे किसी भी सेक्शन की कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। हालांकि सही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होना चाहिए, इसको लेकर कोई यूनिवर्सल बेंचमार्क तो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि अगर किसी भी नेटवर्क में 70 से 80% का अगर आप कहिए कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है, ठीक है, या जो भी ट्रेनों का ऑपरेशन है वो 70 to 80% ऑफ द कैपेसिटी हो रहा है, तो उस स्थिति को, उसको आइडियल सिचुएशन माना जाता है। और इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन्स का फ्लो है, यानी कि उस नेटवर्क में जो ट्रेन्स का मूवमेंट है वो बिना किसी रुकावट के हो सकता है, ठीक है। 70 to 80% में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक रेलवे बोर्ड्स के प्लानिंग डायरेक्टरेट की रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा है कि जितने भी एच हमारे देश में हैं, ठीक है, 7 की बात की गई है, उनमें से मतलब जितना भी वो एरिया कवर कर रहे हैं, रूट कवर कर रहे हैं, लगभग 11,000 से कुछ किलोमीटर ज़्यादा, तो उसमें से सिर्फ 4.5% के आसपास जो हैं एच के सेक्शंस, वो सिर्फ वही, मतलब सिर्फ 4.5% ऐसे हैं जो 80% या उससे कम लिमिट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, कि जहाँ पर कैपेसिटी जो है, मतलब जो ऑपरेशंस है वो 70 या 80% ऑफ द कैपेसिटी से कम हो रहा है, ठीक है। लगभग 19% के आसपास एच जो हैं वो 80 से 100% ऑफ द कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। 32% के आसपास जो है वो 100 to 120% पर काम कर रहे हैं, और लगभग 30% के आसपास जो हैं वो 120 से 150 कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, और 14% जो है वो 150, यानी कि जितनी कैपेसिटी है उसके 1.5 गुना से ज़्यादा पर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रैफिक को अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सिर्फ 24 सेक्शंस ऐसे हैं जो 80% से कम कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, 41 जो है वो 80 to 100% पर है, 81 जो है वो 100 to 120 है, 58 जो है वो 120 to 150 है, और 33 सेक्शंस ऐसे हैं जो 150% या 1.5 गुने से ज़्यादा कैपेसिटी से 1.5 गुने से ज़्यादा पर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें जो ये 28 किलोमीटर का करजात लोनावला सेक्शन है मुंबई चेन्नई हाई डेंसिटी नेटवर्क में, वहाँ से लगभग डेली 67 ट्रेन जो हैं वो रन करती हैं, ठीक है, उस सेक्शन से, जबकि उस सेक्शन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 40 ट्रेन की है, जो यानी कि आप कह सकते हैं कि 27 ट्रेन जो हैं वो ज़्यादा ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। तो मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हो गया? 167%, ठीक है, कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 40 ट्रेन की है कैपेसिटी, बट 67 ट्रेन वहाँ से रन कर रही हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद ये लिखा है कि बाकी नेटवर्क के लिए जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है एच का वो और भी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि बात करें नेशनल रेल प्लान, उसके अनुसार 45% ऑफ द एंटायर नेटवर्क, मतलब एच के अलावा भी जो रेलवे नेटवर्क है, 45% ऑफ द एंटायर नेटवर्क जो है वो लेस देन 70% कैपेसिटी पर काम कर रहा है, 70 से 100% पर 29% ऑपरेट कर रहा है, 25% जो नेटवर्क है ये अदर देन एच की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 25% जो है वो 100 से 150 पर है, और सिर्फ 1% जो रेलवे नेटवर्क है अदर देन एच वो 150% से ऊपर पर काम कर रहा है। अब ये 7 कॉरिडोर्स की अगर हम बात करें तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। एक है HDN-1, दैट इज़ हावड़ा टू दिल्ली के बीच में है वाया दनकुनी, आसनसोल, धनबाद, प्रयागराज एंड कानपुर सेंट्रल, ठीक है, 1422 किलोमीटर का है। HDN-2 की बात करें तो बिटवीन हावड़ा एंड मुंबई वाया खड़गपुर, टाटानगर, झारसुगुड़ा, बिलासपुर, नागपुर, भूसावल एंड इगातपुरी, ये 2039 किलोमीटर का है। HDN-3 की बात करें तो मुंबई एंड दिल्ली वाया सूरत, गोधरा, रतलाम, नागदा, सवाई माधोपुर एंड मथुरा,
ये है 1322 किलोमीटर का। SDN 4 की बात करें तो दिल्ली गुवाहाटी वाया मुरादाबाद, रोजा, गोंडा, गोरखपुर, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी एंड रंगिया 1876 किलोमीटर का है। SDN 5 की बात करें तो दिल्ली और चेन्नई को कनेक्ट करता है वाया मथुरा, झांसी, बीना, भोपाल, नागपुर, बल्हारशाह एंड विजयवाड़ा। ठीक है, 2037 किलोमीटर का है। SDN 6 की बात करें तो हावड़ा से चेन्नई को कनेक्ट करता है वाया भद्रक, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एंड यहाँ पर ही थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, दिस इज नॉट मुंबई एंड चेन्नई कॉरिडोर, ये बेसिकली आपका दिल्ली एंड चेन्नई कॉरिडोर है। अभी आपको मैं मैप में दिखाऊंगा ये। SDN 7 की बात करें तो मुंबई चेन्नई को कनेक्ट करता है वाया पुणे, सोलापुर, गुंटकाल एंड अराकुन्नम। ठीक है, देखो जो ये आपको SDN 6 की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली ये है SDN 6, यहाँ से SDN 6 ये वाला है, हावड़ा से चेन्नई को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक तो ये ठीक है। इसके बाद ये जो SDN 5 है विच कनेक्ट्स दिल्ली टू चेन्नई, उसमें ये ऐड कनेक्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये मुंबई चेन्नई लिखा हुआ है ये गलत है। SDN 6 में लिखा है ना ये कि हावड़ा से चेन्नई जो है इसको कनेक्ट करता है वाया भद्रक, विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा, और उसके आगे फिर ये मुंबई चेन्नई कॉरिडोर में जुड़ता है। मुंबई चेन्नई नहीं है, इट इज़ दिल्ली एंड चेन्नई कॉरिडोर। ठीक है, तो ये बात समझ गए आप सातों कॉरिडोर्स के बारे में, SDN के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो रिपोर्ट है रेलवे बोर्ड की, वो ये दिखाती है कि HDN 1 जो है ना, उसका सिर्फ 31 किलोमीटर ऐसा सेक्शन है जिसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% से कम है, और 1188 किलोमीटर ऐसा है जहाँ पर 100% से ज़्यादा कैपेसिटी पर रन हो रहा है। SDN 2 में बात करें जो कि गोल्डन डायगोनल का पार्ट है। SDN 2 कौन सा है देखो, विच इज़ SDN 2, हावड़ा मुंबई। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे आपने हाईवेज के केस में सुना होगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये जो 4 में प्रोमिनेंट आपके मेट्रो सिटीज़ हैं, नॉर्थ में दिल्ली, ईस्ट में हावड़ा, वेस्ट में मुंबई और साउथ में चेन्नई, तो इनको जोड़ने वाला जो ऐसा सड़क मार्ग है, ठीक है, जो हाईवेज का नेटवर्क है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और वहीं इन चारों शहरों को जोड़ने वाला जो रेलवे नेटवर्क है, मतलब ऐसे करके नहीं बट ऐसे डायगनली, ठीक है, मुंबई और हावड़ा को जोड़ने वाला जो है दैट इज SDN 2, और दिल्ली और चेन्नई को जोड़ने वाला जो है दैट इज दिस SDN 5। ठीक है, ये आपका कहलाते हैं गोल्डन डायगनल्स। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो SDN 2 है दैट इज हावड़ा और मुंबई के बीच में, ये गोल्डन डायगनल का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इस वाले SDN में 85 किलोमीटर जो है वो 80% से कम पर काम कर रहा है। अभी 80% की बात बार बार क्यों कही जा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया पीछे भी कि 75 to 80% की अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, या ऑपरेशंस जो हैं वो 70 to 85% पर अगर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक सीमलेस मूवमेंट के लिए आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, इसके बाद SDN 3 की बात करें, SDN 3 जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। ठीक है, देखो SDN 3 कौन सा है, विच इज SDN 3, SDN 3 ये वाला दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। ऐसे वाला जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चारों साइड साइड, और अगर ऐसे वाले जो है ये गोल्डन डायगनल्स हैं। ठीक है, समझ गए। तो SDN 3 जो है मुंबई और दिल्ली के बीच में, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। इज वन ऑफ द ओनली 2 HDN विच डज नॉट हैव लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मोर देन 150% फॉर एनी स्ट्रेच। ठीक है, ये सिर्फ 2 SDN में से एक SDN है जिस पर किसी भी सेक्शन में 150% से ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है। लेकिन 92% जो है कॉरिडोर का, यानी कि लगभग 1224 किलोमीटर के आसपास, इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 80% से ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि आपको एक चीज़ पता होगी कि ये वाला जो दिल्ली टू मुंबई का जो कॉरिडोर बताया है, SDN बताया है, उस एरिया में एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी चलता है। ठीक है, ये जो SDN 3 है ना, इसमें जो JNPT है आपका, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है मुंबई के पास, वहाँ से लेकर यूपी के दादरी तक, वहाँ पर एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी है। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बेसिकली बनाया गया है गुड्स ट्रेन के मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, ताकि जो गुड्स ट्रेन है वो अपने एक अलग कॉरिडोर में चलेंगी, वो पैसेंजर ट्रेन वाले जो ट्रैक्स हैं उनको जो है वो उन पे नहीं चलेंगी, तो इससे वो ट्रैक्स जो है वो फ्री रहेंगे। ठीक है, तो इसके बावजूद यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होने के बावजूद 92% ऑफ द सेक्शन जो है वो 80% या ज़्यादा यूटिलाइजेशन पर चल रहा है।
ठीक है। HDN4 की अगर हम बात करें तो HDN4 जो है वो नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली को इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ता है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर फ्राइट ट्रेन्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। 96% ऑफ द कॉरिडोर जो है वो 80% की कैपेसिटी से ज़्यादा पर काम कर रहा है और 716 स्ट्रेच जो है यानी कि 38% के आसपास वो 150% की कैपेसिटी से ज़्यादा पर काम कर रहा है, जो कि सभी SDNs में सबसे ज़्यादा है। SDN5 का 52% और SDN6 का 50% लगभग 120 से 150 की कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। SDN7 में 90% से ज़्यादा कॉरिडोर जो है वहाँ पर 80 से 120% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। अब इस पूरे चीज़ को डीकंजेशन करने के लिए यहाँ पर जो नेशनल रेल प्लान है उसने ये कहा है कि दैट द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर pegged that with the current infrastructure congestion in HDN will increase so much that none of the sections will be operating with capacity utilization of less than 100% by 2051। तो इनका ये कहना है कि अभी का जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति को देखते हुए ये कह सकते हैं कि कंजेशन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि ट्रेन्स का मूवमेंट जो है वो इन हर सेक्शंस में या हर SDN में बढ़ेगा और कोई भी SDN जो है या किसी भी SDN का कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं रहेगा कि जिसमें 100% से कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा 2051 तक। ठीक है, और 92% ऑफ द SDN जो है वो 150% के थ्रेशोल्ड से या 150% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से ऊपर काम करेंगी, ऐसा इनका कहना है। और अगर नियर फ्यूचर की हम बात करें 2031 तक, तो उसमें ये बताया गया है कि 50% ऑफ द SDNs जो हैं वो 150% की कैपेसिटी से ऊपर काम करेंगे, 39% जो है वो 100 to 150 रहेंगे और सिर्फ 9% जो है वो 70 to 100% कैपेसिटी पर काम करेंगे। ठीक है, अब ये लिखा गया है कि लाइंस जो हैं उनको डीकंजेस्ट कई सारी स्ट्रेटजीज के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टू दिस एंड इज एक्सपेंडिंग दीज लाइंस। ठीक है, लेकिन सबसे जो आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकता है इस कंजेशन को दूर करने के लिए या डीकंजेशन करने के लिए, वो हो सकता है कि लाइंस को बढ़ाया जाए। ठीक है, एक्सपेंडिंग द लाइंस। एक्सपेंडिंग द लाइंस का मतलब है जैसे आपके, अगर मैं रोड्स में बात करूँ तो जैसे 2 लेन हाईवे है ना, उसको 4 लेन कर दिया, 6 लेन कर दिया, 8 लेन कर दिया, है ना। तो उसी तरीके से जो रेलवे लाइंस है उनको आप अगर सिंगल लाइन है तो डबल कर सकते हैं, तो कैपेसिटी आप कह सकते हैं कि डबल हो जाएगी, है ना। ट्रिपल कर सकते हैं, क्वाड्रुपल कर सकते हैं, पेंटार हेक्सा लाइंस कर सकते हैं कि जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कंजंक्शन है तो वहाँ पर 5-6 लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियस ही बात है कि कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, द मोर द नंबर ऑफ लाइंस ऑन अ कॉरिडोर द ग्रेटर इट्स कैपेसिटी, वही मैंने आपको बताया। ठीक है, तो रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो लाइन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को अभी कर रही है अंडर इट्स डबलिंग प्रोजेक्ट, और डेटा ये बताता है कि इन प्रोजेक्ट्स में लगभग 1983 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो गया 21-22 में। ठीक है, 22-23 में भी कंप्लीट हुआ है 3000 से ऊपर, 23-24 में भी कंप्लीट हुआ है और 24-25 में भी 2900 किलोमीटर के आसपास कंप्लीट हो चुका है। तो डबलिंग वाला काम यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ 2 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, जिसमें से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल है ना। ईस्टर्न वाला बेसिकली आपका ऊपर से चलता है, आई थिंक लुधियाना से, जो ये आपका बंगाल का दनकुनी वाला रीजन है वहाँ पर। ठीक है, तो वो वाला तो पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। और जो वेस्टर्न DFC है, ये दादरी से लेकर JNPT तक के बीच का, ये 96% ऑपरेशनल है ना। और इससे भी एक्सपेक्टेड है कि ये कुछ जो SDNs हैं उनके ऊपर थोड़ा सा लोड को कम करेगा। रेलवे बोर्ड के डेटा के अनुसार जो 11,000 किलोमीटर के SDN है उसमें से 250 किलोमीटर जो है वो सिंगल लाइन के हैं, 8,000 किलोमीटर डबल लाइन के हैं, 2,000 किलोमीटर के आसपास ट्रिपल लाइन है, 625 क्वाड्रुपल है मतलब 4 लाइन है, और 23 किलोमीटर ऐसे हैं जो हेक्सा या पेंटा लाइन है, यहाँ पर 5 या 6 लाइन है। ठीक है, HDN4 की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा कॉरिडोर है जहाँ पर सिंगल लाइन डिसेक्शंस है। ठीक है, HDN4 कौन सा है, एक बार फिर से अगर हम देखें तो HDN4 कौन सा है मैप में, अगर हम देखें तो ये वाला जो आपका दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। ठीक है, ये सिर्फ एकमात्र ऐसा SDN है जो सिंगल लाइंड है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइंस है। ठीक है, HDN1, HDN3 एंड HDN5 आर दी ओनली वंस दैट हैव पेंटा और हेक्सा लाइंस। ठीक है, 1, 3 और 5 सिर्फ ऐसे हैं जहाँ पर पेंटा और हेक्सा लाइन है। 1 मतलब दिल्ली टू हावड़ा, 3 मतलब दिल्ली टू मुंबई एंड 5 मतलब दिल्ली टू चेन्नई, मतलब दिल्ली से जुड़ने वाले तीनों। ठीक है, हावड़ा भी, चेन्नई, मुंबई भी और चेन्नई भी, ये तीनों जो हैं वो पेंटा और 6 हेक्सा लाइंस है। ठीक है, यहीं पर सिर्फ पेंटा और हेक्सा लाइंस है।
द लॉन्गेस्ट क्वाड्रुपल लाइन ऑफ 212 किलोमीटर इज SDN-2। ठीक है, SDN-2 में सबसे बड़ी लाइन है दैट इज क्वाड्रुपल लाइन, जिसमें 4 लाइन्स हैं, 4 लेन्स हैं। और अगर बात करें SDN-1 में 187 किलोमीटर क्वाड्रुपल है और SDN-3 में 126 किलोमीटर क्वाड्रुपल है। ठीक है, SDN-2 बेसिकली कौन सा वाला है, ये वाला, दैट इज जो गोल्डन डायगनल का हिस्सा है मुंबई टू हावड़ा। ठीक है, अब नेशनल रेल प्लान ने ये रिकमेंड किया है कि HDN-1 एंड HDN-4 इनको ट्रिपल लाइन में पूरी लेंथ के लिए ट्रिपल लाइन में अपग्रेड किया जाए। सिमिलरली ये प्रपोज किया गया है कि जो SDN-2, 3, 6 और 7 है इनको ट्रिपल या क्वाड्रुपल लाइन कर दिया जाए फॉर दी एंटायर लेंथ, है ना, ताकि जो फ्यूचर की मतलब फ्यूचर में पैसेंजर्स की और फ्लाइट की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, समझ गए बात। बहुत ज़्यादा आपको मतलब एज सच वो नहीं करना है कि कौन कहाँ से है, थोड़ा सा इतना बस ये SDNs जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ से कौन सा जो है वो चल रहा है, क्योंकि न्यूज़ में है ना, तो रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट आई है तो उसमें ये बातें कही गई हैं, तो कंटेक्स्ट वहाँ से बनता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये भी याद रख सकते हैं कि कौन सा SDN जो है वो सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, बाकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा याद नहीं रखनी है कि किसका कितना सेक्शन या कौन सा सेक्शन जो है वो कितने % कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रहा है, वो उतना ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे, है ना, वो पॉसिबल भी नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि SDN-1 to 7 कहाँ से कहाँ तक है और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में अगर कहीं ये लिखा गया है कि ओवरऑल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि इन्होंने यहाँ पर जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, सारे के सारे इन्होंने जो ये हैं आपके SDNs उन बताए गए हैं कहाँ से कहाँ तक हैं, कितनी उनकी लेंथ है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बताई है कि किस में 80, कितने एरिया में 80% से कम है, कितनी लेंथ में 80 से 100 है, 120 तक है, ठीक है, 150 तक है या 150 से ज़्यादा है, वो सब भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, बट उसको इतना ज़्यादा याद करना मुश्किल हो जाएगा, है ना, फिर भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद नीचे एक और आर्टिकल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज यही 2 आर्टिकल्स हैं जो हमें देखने हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं 1971 का जो वॉर था, ठीक है, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था जिसके बाद बांग्लादेश बना, उसमें एक ऑपरेशन हुआ था दैट इज ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, और इसी ऑपरेशन की सफलता को जो है वो नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो नेवी डे मनाता है, अपना नौसेना दिवस मनाता है, कब, 4 दिसंबर को, जो कल था। ठीक है, और वो इसीलिए मनाया जाता है ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद पर। इस दिन क्या था कि जो हमारी नेवी थी उसने पाकिस्तानी शिप्स को कराची के जो पोर्ट है, जो हार्बर है, वहाँ पर उसको डैमेज किया था, जो 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था उस दौरान। ठीक है, अब ये वॉर जो है वो एक दिन पहले शुरू होता है, ये जो नेवी का ऑपरेशन था उससे एक दिन पहले, जब पाकिस्तान के एयरफोर्स ने कुछ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर दिए थे इंडिया के एयरफील्ड्स के ऊपर वेस्टर्न साइड में। ठीक है, 4 दिसंबर के दिन इंडिया ने जो है जब वॉर डिक्लेयर किया तो नेवी ने 3 वेसल्स नियर कराची ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान उनको क्या किया, उनको डुबा दिया। ठीक है, इस मिशन के जो स्टार थे वो उस समय के सोवियत एक्वायर्ड ये थे OSA मिसाइल बोट्स, ठीक है, जिसमें 4 SSN-2 यानी कि P-15 स्टिक्स मिसाइल जो है वो लगी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारे जो INS है उनका नाम भी दिया गया है, INS किल्टन, INS कचाल, INS निपाट, ये वाला थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, दिस इज नॉट निघात, दिस इज निर्घात। ठीक है, NIRGHAT निर्घात है ये थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। INS किल्टन, INS कचाल, INS निपट, INS निर्घात एंड INS वीर, इन्होंने जो पाकिस्तान के शिप्स थे दैट इज खैबर, मुहाफिज और एक मर्चेंट शिप, उनको डुबाया था, और इससे लगभग 250 पाकिस्तानी सेलर्स की जान यहाँ पर गई थी। ठीक है, इस अटैक के जो कुछ एस्पेक्ट्स थे वो काफ़ी नोवल थे। ठीक है, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ मिसाइल्स इन दिस रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार इस क्षेत्र में जो है वो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था, और कम्युनिकेशन के ऐसे तरीके इस्तेमाल किए गए थे जिनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इट ऑल्सो केम आफ्टर ईयर्स ऑफ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इनटू नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंडिया जो है वो काफ़ी पहले से नेवी में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था नेवी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ था। 5 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी के जो उस समय वेस्टर्न कमांडर इन चीफ थे वाइस एडमिरल SN कोहली, आई थिंक इनका नाम है सुरेंद्र नाथ कोहली, इन्होंने को जो है एक कोड वर्ड मिलता है दैट इज़ अंगार, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है,
ऑपरेशन के दौरान इंडिया को कोई भी कैजुअलिटी या जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। दिसंबर 8 को ऑपरेशन पाइथन जो है वो लॉन्च किया गया और ज़्यादा डैमेज करने के लिए। फिर इसके बाद पाकिस्तान की जो नेवी है उसका मोराल इसके बाद पूरी तरीके से टूट जाता है और उनको ये ऑर्डर मिलता है कि आप अपनी जो शिप्स वगैरह हैं, ठीक है, उसमें से एम्यूनेशन को कम करें। मतलब जो भी आपने अपने शिप्स वगैरह में हथियार वगैरह रखे हैं, ठीक है, गोला बारूद रखा है, उसको कम करें, ताकि अगर मान लीजिए उस शिप के ऊपर कोई हमला होता है इंडिया की तरफ से तो नुकसान कम हो। नहीं तो अदरवाइज़ पता चला उन्होंने तो एक मिसाइल मारी, लेकिन आपके अंदर जितना अपने शिप में जो वो रखा हुआ है सारा का सारा बोलते हैं आर्म्स अम्यूनिशन गोला बारूद, पता चला सब कुछ उड़ गया, है ना। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पर कही कि कम करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये वॉर जो है वो 16 दिसंबर को ख़त्म होती है। और इसके ख़त्म कैसे होती है, जो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल के नियाज़ी, ठीक है, वो यहाँ पर एक सरेंडर करते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट साइन करते हैं विद लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोरा, जो कि उस समय ये वाला रीजन देख रहे थे ईस्टर्न साइड में, जो ढाका में वॉर चल रहा था वॉर, ठीक है। और वहीं से जो है ये वॉर जो है वो ख़त्म होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान रखने वाली, दैट इज़ कि हमारा जो नेवी डे है 4 दिसंबर का, वो किस ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है, दैट इज़ ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट याद रखिएगा। और ऑपरेशन ट्राइडेंट को सपोर्ट करने के लिए एक और जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, दैट इज़ ऑपरेशन पाइथन, ठीक है। आई होप बात समझ गए आप। चलिए, तो इसको डिफेंस में आप ले सकते हैं, है ना। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे आज जो हमें कवर करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप हमारे CSET लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास, ये हमारा जो बैच है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या 49 पे करके आप इसका ट्रायल भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इस QR कोड या UPI ID पर आपको 49 पे करना है और हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है, ठीक है। बाकी मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, इसमें भी आप चाहें तो एनरोल ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ प्रीलिम्स की हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी चल रही है, इसमें भी अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए हमारा करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल, इसको ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।